हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज इस वीडियो में हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का ईयर 2016 में जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो कि राजस्थान जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है दिस इज़ अबाउट टू हैपन ऑन 28 नवंबर एंड अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। सो इन लास्ट डेज ऑफ योर प्रिपरेशन आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। एंड प्रीवियस वीडियोस में हमने ईयर 2014 एंड 15 के क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप ईयर 2014 एंड 15 के क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो हमारे चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज़ अवेलेबल है, आप उनको भी एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें इन ऑर्डर टू चेक कि आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छे से हुई है। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट जो है वो आपके सिलेबस में केवल उसका जो चैप्टर 17 है, लास्ट चैप्टर जो है, केवल वही आपके सिलेबस का पार्ट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो NI एक्ट है दैट प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रजम्पशंस एज टू द स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। किस बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर प्रजम्पशन दी गई है। So first option is that every negotiable instrument bearing a date was not made or drawn on such date। क्या इस तरह की कोई presumptions के बारे में negotiable instrument बात करता है। Second is that every transfer of negotiable instrument was not made before its maturity। Third, that a lost promissory note, bill of exchange और check was duly stamped, वो properly stamped है। या फिर फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट अ लोस्ट प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक वॉज ड्यूली स्टैम्प्ड। ये जो प्रिजम्पशन है यहाँ पर आपको सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रिजम्पशन के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन about registration act, a document registered under registration act 1908 operates। registration act के अंदर अगर कोई document registered है तो वो effect में कब से माना जाएगा, from the time of registration या फिर from the time from which it would have commenced to operate if no registration was required। third is all at the choice of executant। fourth is all of these are correct। so यहाँ पर correct आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, that is from the time as if it is not registration as no registered is required। यहाँ पर आपका सेक्शन 47 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 47 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सिलेबस में अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इन सबको हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, हिंदू लॉ का क्वेश्चन है। हिंदू लॉ अब आपके सिलेबस में नहीं है और मुस्लिम लॉ भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो क्वेश्चन 12 पर हम आते हैं। क्वेश्चन 12 दैट इज रिगार्डिंग पार्ट 9th B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेनिंग आर्टिकल 243 ZH to 243 ZT pertaining to cooperative societies। cooperative societies से रिलेटेड इन सभी आर्टिकल्स को किस अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट या फिर 97th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट या 95th अमेंडमेंट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 97th अमेंडमेंट 2011 से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पार्ट 9th B जो है वो इंसर्ट किया गया। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अब इस ईयर के लिए भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट 9th B को स्ट्रक डाउन किया। दो जो कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट है उसको कम्प्लीटली स्ट्रक नहीं किया गया है, केवल 9th B को स्ट्रक डाउन किया गया। सो आप इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको ज़रूर पढ़ करके जाएं। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू लॉ का क्वेश्चन है, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। सो 13 से लेकर के 17 तक जो क्वेश्चंस हैं ये सब अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो हम क्वेश्चन 18 पर आते हैं। दैट इज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का जो सब क्लॉज 1 है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि वहाँ पर क्या लिखा है कि इन केस ऑफ द प्रेमाइसेस विच आर लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, अगर कोई ऐसा प्रेमाइसेस है जिसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया गया है, देन हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी रिसाइडिंग विद टीनेंट एज द मेंबर ऑफ फैमिली, किसको जो है वो एज अ मेंबर ऑफ फैमिली कंसिडर किया जाएगा एंड उसको डेफिनेशन ऑफ टीनेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर। ये सब आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इन द डेफिनेशन ऑफ टीनेंट कौन कौन इंक्लूडेड है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर एंड फादर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ऑर्डर्ड वेयर। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है क्योंकि आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2018 स्पेसिफिक रिलीफ हैज़ बिकम द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ कोर्ट, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बिकॉज ये 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सो उस टाइम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है। अब हम आते हैं टीपीए के क्वेश्चन पर। इन व्यू ऑफ सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ। बेसिकली यहाँ पर आपसे लीज की जो डेफिनेशन है वो पूछी जा रही है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लीज का क्या मतलब है। सो फर्स्ट वन ऑप्शन इज a right to enjoy such property in consideration of a price which is paid or promised or money or a share of crop or services or any other thing. Second is any interest in the specific immovable property, क्या लीज के अंदर प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। थर्ड इज ऑनरशिप इन द कंसिडरेशन ऑफ प्राइस, या लीज में ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है। या फोर्थ ऑप्शन है सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली विदाउट एनी कंसिडरेशन, क्या लीज बिना किसी कंसिडरेशन के होती है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लीज में क्या होता है राइट ऑफ एन्जॉयमेंट जो है वो दिया जाता है एंड कंसिडरेशन भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पर बेसिकली आपको लीज की डेफिनेशन, लीज का मतलब पता होना चाहिए एज पर टीपीए। नेक्स्ट, which article of Constitution of India provides that a law declared by the Supreme Court shall be binding on all the courts? आर्टिकल 141 या 139A, आर्टिकल 140 या फिर आर्टिकल 142। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आर्टिकल 141 जो है आपका, जो कि स्टेयर डेसिसिस के प्रिंसिपल को प्रोपाउंड करता है। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a lease of immovable property for any term exceeding 1 year, 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर कोई भी लीज की जानी है तो वो किस तरह से की जाएगी। ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड इज बाय ओरल एग्रीमेंट, या फिर वो ओरल एग्रीमेंट के द्वारा भी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन इज बाय ओरल एग्रीमेंट accompanied विद डिलीवरी ऑफ possession, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है या फिर possession भी डिलीवर किया जा सकता है। फोर्थ इज ईदर बाय ओरल एग्रीमेंट और बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, या ओरली या फिर रजिस्टर्ड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपका सेक्शन 107 ऑफ टीपीए इज रेलेवेंट है, क्योंकि वहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई भी लीज 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो वो हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस,
प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आर एप्लीकेबल टू। सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट का, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? वेदर इट इज एप्लीकेबल टू सूट, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखिए, जब हम सेक्शन 5 क्लियरली पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है कि द एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई टू सूट, सूट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑल्सो इट डू नॉट अप्लाई टू द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सूट मे बी डिफीटेड ड्यू टू। कोई सूट जो है वो डिफीट हो सकता है किस रीजन से? नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी, नॉन जेंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी, मिस जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, या फिर मिस जेंडर ऑफ अ प्रॉपर पार्टी। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर 1 रूल 9 को आप पढ़ें, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होता है एज अगेंस्ट प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट। व्हेन इट कंप्लीट्स, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, या फिर व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर एज आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की पावर से बाहर चला गया है। थर्ड, व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू प्रपोजर, या फिर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए, सेक्शन 4 जो है आपका ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। तो वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट हो जाती है व्हेनेवर जो एक्सेप्टर है उसने अपनी एक्सेप्टेंस को एक प्रॉपर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में सेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 18 ऑफ सीपीसी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए ऑर्डर 18 के अंदर जब कभी किसी कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है तो उस कमिश्नर के पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको आंसर करना है कि ही कैन नॉट, वो क्या नहीं कर सकता? री एग्जामिन विटनेस, या फिर डिसाइड द ऑब्जेक्शंस विच आर रेज ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, या नन ऑफ दीज, या बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द कमिश्नर हैज़ नो पावर कि वो किसी ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करे रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। नेक्स्ट, premises अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट इंक्लूड। premises की जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है? आउट हाउस विच इज़ अपरटेनेंट टू बिल्डिंग, या फिर एकोमोडेशन इन हॉस्टल, बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एकोमोडेशन इन अ हॉस्टल इज नॉट अ पार्ट ऑफ premises। यहाँ पर आप देखिए premises की जो डेफिनेशन है गिवन अंडर 2 क्लॉज F ऑफ योर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, डोमिनेंट हेरिटेज अंडर ईजमेंट एक्ट मीन्स। डोमिनेंट हेरिटेज का क्या मतलब है? देखिए, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं 2014 एंड 15 के क्वेश्चन पेपर को जब हमने डिस्कस किया था, वहाँ पर भी सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करके ज़रूर जाएं एग्जाम से पहले। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डोमिनेंट हेरिटेज का क्या मतलब है? द लैंड फॉर हुज बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट द राइट एग्जिस्ट, या फिर द लैंड ऑन विच लायबिलिटी इज इम्पोज, या ये दोनों चीज़ें इंक्लूडेड है, या फिर नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, द लैंड जिसके बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर राइट अराइज होता है, दैट इज द डोमिनेंट हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 से अब 32 जो है वो अब नहीं पढ़ेंगे, लोक अदालत से रिलेटेड क्वेश्चन है। 33, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी कोर्ट, एफिडेविट्स विच आर प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट,
और प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो एविडेंस एक्ट है, जब हम उसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एविडेंस एक्ट डू नॉट अप्लाई टू द एफिडेविट्स पर अप्लाई नहीं होता, एज वेल एज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। 35 को भी हम स्किप करेंगे। कम टू 36। यस, एनी कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाने के बाद भी कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस का, इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड रिगार्डिंग सर्टेन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं वो? दैट एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू एक्सप्लेन द डिले, कि जो डिले है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, या फिर इट इज़ नेसेसरी सो टू डू इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोर्ट अलाउ करे कि ठीक है आपका जो लिमिटेशन पीरियड है उसके बावजूद भी हम आपके पर्टिकुलर केस को हम अलाउ करते हैं। थर्ड इज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन इंस्ट्रक्शंस, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी हो। या फिर फोर्थ इज कि जो 1 और 2 है ये दोनों कंडीशंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। It is necessary in the interest of justice. For this question, refer to section 473 of your CRPC. वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। Next is on a declaration of forfeiture of a book by the state government. अगर किसी पर्टिकुलर बुक को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि इसे फोरफीट कर लिया जाए बिकॉज ऑफ इट्स सेडिशियस या ऑब्सीन कैरेक्टर, तो ऐसी सिचुएशन में जो है उस पर्सन के पास एप्लीकेशन वो कर सकता है। किसके पास एप्लीकेशन फाइल की जाएगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, या सीजीएम के पास, या डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के पास, या फिर हाई कोर्ट के पास। बेसिकली यहाँ पर राइट दिया गया है आपको कि उस पर्टिकुलर फॉरफीचर को सेट असाइड कराने के लिए एप्लीकेशन जो है वो की जा सकती है टू द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो फर्स्ट वन इज अ पर्सन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, अगर उसे अरेस्ट किया जाता है, ही शैल बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। एकदम सही बात है कि बिना किसी डिले के उस पर्सन को प्रॉपरली मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। सेकेंड, the detention of a person in police custody arrested without warrant cannot exceed 24 hours even by the special orders of the magistrate. मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बावजूद भी 24 आवर्स से उसे डिटेन नहीं किया जा सकता। एंड यहाँ पर आगे क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ये देखिए आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। Third is the police officer shall discharge the person arrested of bailable offence without any bail or bond. बिना किसी बेल बॉन्ड के उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है, ये भी गलत है। फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज, लेकिन ये सारे तो करेक्ट नहीं है, 2 और 3 गलत है। यहाँ पर आपकी केवल स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज ओनली करेक्ट। एंड इस क्वेश्चन के लिए सेक्शन 56 जो है आपका और 57 ऑफ योर CRPC उसको आप सही से पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ एरर इन स्टेटिंग द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स इन द चार्ज, कि चार्ज में अगर किसी भी तरीके का कोई एरर है देन इट शैल बी रिगार्डेड मटीरियल, तो उस एरर को इम्पॉर्टेंस दी जाएगी। कब उस एरर को इम्पॉर्टेंस दी जाती है? देखिए, एरर्स इन चार्ज से रिलेटेड सेक्शन 215 ऑफ CRPC उसको ध्यान से पढ़ें, वहाँ पर बताया गया है रिगार्डिंग द डिफेक्ट और एरर्स इन चार्ज। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, कि व्हेन द एक्यूज इज मिसलेड बाय दैट पर्टिकुलर एरर, तो ऐसी सिचुएशन में उस एरर को इम्पॉर्टेंट समझा जाएगा कि ज़्यादा कुछ बड़ी गलती हो गई है बिकॉज द एक्यूज इज मिसलेड। नेक्स्ट, under section 428 of CRPC, which one of the following period of detention undergone by the accused shall be set off? 428 बेसिकली बात करता है रिगार्डिंग सेट ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट, जो कि accused के द्वारा पहले ही उसने इम्प्रीजनमेंट भुगत ली है। कब?
whenever the period of detention undergone in default of payment of fine, या फिर period of detention which is undergone during investigation on trial, period of detention undergone during investigation and trial of the similar case, या फिर all of these. So यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कि द पीरियड ऑफ डिटेंशन जो भी उसने इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान जितने समय वो डिटेंशन में था दैट टाइम पीरियड विल बी सेट ऑफ. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ अ मर्डर केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रूव्ड. क्या प्रूव किया जा सकता है? स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज मेड इन पुलिस कस्टडी. ये तो देखिए पूरी तरह से गलत हो जाता है क्योंकि पुलिस कस्टडी में किए गए जो कन्फेशंस है दीज आर नॉट रेलेवेंट, दे कैन नॉट बी प्रूव्ड. सेकेंड इज रिकवरी ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनदर केस. किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई वेपन रिकवर किया जाता है, तो ये जो वेपन रिकवर किया गया ये रेलेवेंट होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट. थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं. आफ्टर रिकवरी ऑफ डेड बॉडी द स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड एज टू द प्लेस वेयर ही थ्रू द बॉडी, कि उसने उस पर्टिकुलर बॉडी को कहाँ पर फेंका. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रिगार्डिंग द वेपन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट नहीं है. सो फर्स्ट वन इज द नॉन एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्टर एंडोर्सिंग द डाइंग डिक्लेरेशन डज नॉट ऑलवेज अफेक्ट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. एंडोर्समेंट जो है वो हमेशा डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता. सेकेंड, non-signing of dying declaration by the literate declarant who is unable to sign does not render the veracity of dying declaration doubtful. यहाँ पर आपको बताना है कि which is not correct, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट, सेकेंड भी आपकी करेक्ट है. थर्ड पढ़ते हैं. व्हेन द रिलेटिव्स ऑफ डिक्लेरेंट आर प्रेजेंट ड्यूरिंग डाइंग डिक्लेरेशन, कि जिस समय डाइंग डिक्लेरेशन की गई उस समय अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के जो रिलेटिव्स हैं वो आसपास प्रेजेंट हैं देन द डाइंग डिक्लेरेशन वुड नॉट बी रेलेवेंट. तो ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट नहीं होगी. फोर्थ, द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन FIR मे बी ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन. सही है कि FIR के अंदर जो भी स्टेटमेंट अगर कोई दी गई है उसे भी डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में वो रेलेवेंट होती है. तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि रिलेटिव्स की प्रेजेंस की वजह से जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रेलेवेंट नहीं होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और आपसे यही पूछा गया था कि विच इज़ नॉट करेक्ट. सो ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट, द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर स्टेटिंग द इंजरीज ऑफ विक्टिम. विक्टिम की इंजरीज को जब पर्टिकुलर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है तो ऐसी जो रिपोर्ट है दैट इज रेलेवेंट एज वेल एज एडमिसिबल इन एविडेंस. एविडेंस में वो एडमिसिबल भी होती है, रेलेवेंट भी होती है रिपोर्ट जो आपकी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. Under which of the following sections a leading question may be asked during examination in chief. Examination in chief के दौरान लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो कब पूछे जा सकते हैं. देखिए जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जा सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं. सेक्शन 142 जब आप पढ़ेंगे 141 में लीडिंग क्वेश्चंस को डिफाइन किया गया है एंड 142 में बताया गया है कि लीडिंग क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जब लीडिंग क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. क्या क्या है? इन इफ़ द मैटर आर डिस्प्यूटेड और नॉट इंट्रोडक्टरी. यहाँ पर नॉट जो है वो गलत लिखा है, वहाँ पर बात की गई है कि इफ़ दैट पर्टिकुलर मैटर इज़ इंट्रोडक्टरी, तो ये गलत है. सेकेंड, व्हेन मैटर इन क्वेश्चन इज सफिशिएंटली प्रूव्ड, अगर ऑलरेडी वो मैटर सफिशिएंटली प्रूव हो चुका है. थर्ड, अंडर बोथ ऑफ दीज कंडीशंस. फोर्थ, अंडर नन ऑफ दीज कंडीशंस. देखिए फर्स्ट वाला तो गलत है आपका, यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज सेकेंड, अगर वो मैटर ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड है तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अलाउ कर सकता है कि लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं.
इवन इन एग्जामिनेशन इन चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के में देखिए आप क्या करें, आराम से स्टेटमेंट 1 को पढ़ें, स्टेटमेंट 2 को पढ़ें, उसके बाद सोचें कि स्टेटमेंट 1 क्या करेक्ट है या ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट अट्रैक्टेड if the marriage took place more than 7 years prior to the suicide of woman even if the cruelty is established। अगर जो पर्टिकुलर वुमेन है उसकी मैरिज टुक प्लेस मोर देन 7 years प्रायर टू द सुसाइड, यानी कि जब वो सुसाइड करती है वो 7 years के बाद करती है, देन ऐसी सिचुएशन में 113A की जो प्रिजम्पशन है वो अराइज नहीं होती। ये लिखा गया फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रोसिक्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव द फैक्ट्स बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट अगेंस्ट द एक्यूज। कि 113A जो है वो इस तरह की प्रिजम्पशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो प्रोसिक्यूशन है वो कम्प्लीटली एब्जॉल्व हो जाता है अपनी ड्यूटी से, कि उन्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज केवल स्टेटमेंट ए जो है आपकी केवल वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ केस अंडर सेक्शन 325 ऑफ IPC द विक्टिम डिनाइज द प्रोसिक्यूशन केस अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मे बी लीडिंग क्वेश्चंस बी आस्क्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जा सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाहता है, एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 154 जो कि बात करता है एक तरह से हॉस्टाइल विटनेस के बारे में। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी दोबारा से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज इफ एन अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच इज मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज नॉट डिडक्टेबल, अगर उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, देन फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको हम रिलायबल कंसिडर कर लेंगे। सेकेंड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज एक्सप्रेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन सच अ केस, अगर जो प्रपोजल है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में जो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इट डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट अनएन्फोर्सेबल। ये बात भी एकदम सही है कि क्योंकि केवल इस वजह से कि जो प्रपोजल है वो ईमेल के द्वारा या किसी इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर मोड के द्वारा किया गया, तो केवल इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनएन्फोर्सेबल नहीं हो जाता। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49, यस सॉरी 48, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कमिटेड इफ। इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑफेंस है वो कब कमिट होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, व्हेन द मीटर इज डिसऑनेस्टली टेम्पर्ड, अगर आपने मीटर को जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसको डिसऑनेस्टली टेम्पर किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, ये करेक्ट नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। 51, हु ऑफ द फॉलोइंग हैव पावर्स टू फ्रेम रूल्स अंडर सेक्शन 17 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है आपका ऑफ ईयर 1958, उसके सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या कि सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हाई कोर्ट, या ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के कोई रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्वेश्चन है। देखिए जो छोटे एक्ट्स हैं राजस्थान के एग्जाम में उनसे 2-3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस इस तरह से केवल कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इट डू नॉट अप्लाई टू, एक्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अब लेकिन ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं होगा आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
Next we come to question number 54, that is a magistrate directing the matter to be referred for counseling under section 14 of the Domestic Violence Act 2005 will fix the next date for hearing. अगर जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करते हैं, काउंसलिंग के लिए रेफ़र करते हैं पार्टीज़ को, देन ऐसी सिचुएशन में जो नेक्स्ट डेट है वो फिक्स की जाएगी कितने टाइम बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, या फिर विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, या फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। तो यहाँ पर आपने सेक्शन 14 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, उसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 55 से आपके जो 59 तक क्वेश्चंस हैं ये सब आपके सिलेबस में अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चाइल्ड का क्या मतलब है। चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज। बेसिकली वहाँ पर कितनी एज मैंशनड है, 21 ईयर्स, 18 ईयर्स, 14 या 16 ईयर्स। सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 18 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट, हु शैल रिव्यू द पेंडेंसी ऑफ केसेस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो भी केसेस पेंडिंग हैं उनको रिव्यू करने की पावर किसके पास है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा CJM, दैट इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑफिसर्स is empowered to record the statement of a child under section 24 of a पॉक्सो एक्ट। जो पॉक्सो एक्ट है 2012 उसके सेक्शन 24 से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी वो किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, कांस्टेबल के द्वारा, या किसी वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या फिर वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या फिर वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट वन इज इन अ क्रिमिनल एक्ट done by several persons in furtherance of common intention of all, each of them will be held liable for that act। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप सेक्शन 34 ऑफ योर IPC उसको ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट्स को जज करें कि या क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। सो फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन एन एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स the act being criminal only by the reason of its being done with the criminal knowledge या intention के साथ वो काम अगर किया जाता है, then all the persons who are joining in that act irrespective of such knowledge or intention will be held liable for that act। कि भले ही उनकी कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें इंटेंशन भी उनकी नहीं है, तब भी उन्हें लायबल क्या बनाया जा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, सोचें। थर्ड, इन एन ऑफेंस डन बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स ऑल द पर्सन्स, जो भी इंटेंशनली कोऑपरेट करते हैं इन डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट बाय डूइंग एनी ऑफ दीज एक्ट्स, क्या वो सभी लायबल होते हैं। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन अ क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स ऑल मे बी हेल्ड लायबल फॉर डिफरेंट ऑफेंसेज। ऐसा भी हो सकता है कि हर एक पर्सन को इंडिविजुअली डिफरेंट ऑफेंस के लिए पनिश किया जाए, इवन इन केस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सो यहाँ पर आपका जो विच इज़ नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 65, अ पब्लिक सर्वेंट हैविंग चार्ज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, अगर वो उसे इनकरेक्टली ट्रांसलेट करते हैं तो उनके द्वारा जो ऑफेंस किया गया दैट इज नॉन कंपाउंडेबल। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, A और B जो है वो ओरली एग्री करते हैं टू सेल एन एस्टेट। A dishonestly induces B to make advance payment of 5 lakh rupees and makes final payment
एट द एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस, इस तरीके से वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बी क्या करता है, एडवांस अमाउंट पे कर देता है। लेटर ऑन एट द रिक्वेस्ट ऑफ बी टू एग्जीक्यूट कन्वेंस, ए डिनाई कर देता है कि हमारे बीच तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में ए ने क्या ऑफेंस किया। सो यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज, क्या उसने 403 के अंदर कोई ऑफेंस करा, दैट इज जब मिस अप्रोप्रिएशन किया उसने, या फिर 406 किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, या 420 दैट इज चीटिंग, और 420 एंड 465 किया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दैट ही कमिटेड 420 ऑफ IPC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, A and B are good friends. A proposes B for marriage but she denies. A in suspicion of B's love affair with someone else monitor करता है। देखिए यहाँ से आपका जो बेसिकली क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन जो प्रॉपर आपको वर्ड्स पर फोकस करना है दैट इज कि ए जो है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल अकाउंट्स ऑफ बी, कि बी के मोबाइल फ़ोन को और ईमेल अकाउंट्स को मॉनिटर करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ए ने जो ऑफेंस करा दैट इज स्टॉकिंग एज पर सेक्शन 354 D ऑफ इंडियन penal code. He committed the offense of stalking. Next, which one of the following case upheld the constitutionality of 499 and 500, that is 499 and 500 of IPC regarding डिफेमेशन। तो डिफेमेशन से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि उसकी वैलिडिटी जो है वो किस पर्टिकुलर केस में अपहेल्ड की गई। सो करेक्ट आंसर इज सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, the court after the commencement of prosecution evidence allows the assistant public prosecutor to withdraw the prosecution. withdrawal of prosecution के लिए अलाउ किया जा सकता है। एंड यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि withdrawal of prosecution का इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, कि द accused shall be released, या फिर डिस्चार्ज उसे समझा जाएगा, या फिर acquitted, या none of these। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ही इज कंसिडर्ड एक्विटेड। जब आप सेक्शन 321 पढ़ेंगे CRPC का, उसमें भी जो क्लॉज बी है वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन की गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए, दैट इज बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ CRPC हैज़ सेम इंसिडेंट्स, उसे सिमिलर समझा जाता है एज द बेल विच इज ग्रांटेड अंडर चैप्टर 33 of the code of CRPC. Next, bail granted under section 167(2) of CRPC cannot be cancelled, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता as per section 437 clause 5 of the code। यहाँ पर आपको बताना है कि which statement is correct। So आपका जो statement 1 है that is only correct। ओके कि जो बेल दी जाएगी एज पर 167(2) के हिसाब से उसका सेम इफेक्ट होता है एज इफ एक रेगुलर बेल जो है वो ग्रांट की गई हो अंडर द प्रोविजंस ऑफ अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 33 ऑफ CRPC। ओके, सो यहाँ तक हमने 70 क्वेश्चंस डिस्कस करे। देखिए आपका जो राजस्थान का एग्ज़ाम है वो 70:30 इस तरह से डिवाइडेड है। 70 क्वेश्चंस आपके प्योरली लॉ से रिलेटेड होंगे और 30 क्वेश्चंस आपके हिंदी एंड इंग्लिश के पार्ट से पूछे जाएंगे। सो हमने लॉ का जो भी सभी क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये किसी भी मैनर में यूज़फुल लगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button, share it with your friends and press the bell icon so that आपको upcoming videos का notification जो है वो timely मिलता रहे। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। सो पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एक नोट इस तरह से लिखा होगा। सो आप क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सही से स्टार्टिंग से पढ़ें, नोट को भी ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन जो है वो किस रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर लिखा है कि चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको जो आगे क्वेश्चन नंबर 71 और 72 हैं, इन क्वेश्चंस में सेंटेंस का पैसिव वॉइस चूज़ करना है। सो फर्स्ट इज द चाइल्ड
ब्रोक द मिरर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द मिरर इज ब्रोकन बाय चाइल्ड, वॉज ब्रोकन बाय चाइल्ड, मिरर वॉज ब्रोकन, या द मिरर हैज़ बीन ब्रोकन। देखिए थर्ड और फोर्थ तो अपने आप में ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दैट इज चाइल्ड उसके बारे में बात नहीं की गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द मिरर वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड। देखिए इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, एक्टिव पैसिव के जो रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, सेंड दीज लेटर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। द लेटर्स आर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, द लेटर्स वर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, लेट दीज लेटर्स बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर लेट द लेटर्स सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लेट दीज लेटर्स बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। नेक्स्ट देखिए फिर से यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है कि 73 से लेकर के 76 तक जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, जिसकी वजह से जो पूरा सेंटेंस है उसका एक प्रॉपर मीनिंग बने, इस तरह से ब्लैंक्स को फिल करना है। सो फर्स्ट इज डैश स्मॉल शॉपकीपर आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। सो यहाँ पर आएगा द क्वेश्चन नंबर 74 दैट इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। फ्यू इज नॉन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करें, जहाँ पर भी ब्लैंक है वहाँ पर ऑप्शंस को फिल करके एक बार सेंटेंस को पढ़ें कि ग्रामेटिकली क्या करेक्ट लग रहा है। फ्यू इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग, या फिर सम इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, नन इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग, या फिर लिटिल इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लिटिल इज नोन। नेक्स्ट, he is over 80 but still without glasses, but used still without glasses. He is over 80 but can still read without glasses. He is over 80 but needs read without glasses. ये तो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं लग रहा। He is over 80 but must still read without glasses. देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज he can, still he can read without glasses. Next is we pay income tax without fail. We should pay income tax without fail. We must pay income tax without fail. We may और we need not. may देखिए बेसिकली एक तरह से आपकी चॉइस को सिग्निफाई करता है कि करना चाहिए। सो यहाँ पर लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मस्ट। वी मस्ट पे इनकम टैक्स विदाउट फेल। मे जो है वो सिग्निफाई कर रहा है कि बेसिकली वी मे, कि हम ऐसा कर सकते हैं। ओके लेकिन यहाँ पर होगा वी मस्ट, एक तरह से ऑब्लिगेशन शो की जा रही है बाय द यूज ऑफ वर्ड मस्ट। नेक्स्ट आपको बताना है 77 से 80 तक जो क्वेश्चंस है वहाँ पर आपको क्या करना है, जो वर्ड या फ्रेजेस हैं उसमें जो कुछ भी लिखा गया है एज पर डायरेक्शन वो करना होगा। मतलब यहाँ पर 77 में लिखा है कि इलेजिबल का आपको अपोजिट बताना है। तो इलेजिबल मतलब कुछ ऐसा जिसको प्रॉपरली जो पढ़ने में ना आ रहा हो, रीड नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रीडेबल। यहाँ पर अपोजिट पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, लायबिलिटी का अपोजिट होगा असेट। बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग आपको बताना है कि बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मतलब होता है। सो बोन ऑफ कंटेंशन बेसिकली मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, जिसकी वजह से पूरी जो डिस्प्यूट है, जो पूरा झगड़ा जिसकी वजह से है, दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, वहाँ से आपको पीडीएफ प्लस आंसर की भी मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूज वाज हाइडिंग इम्पोर्टेंट एविडेंस। क्वेश्चन में लिखा है चेंज टू नेगेटिव। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा, जहाँ पर आपसे नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या जा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, केवल नॉट लगाना है। करेक्ट आंसर होगा द एक्यूज्ड। लेकिन नॉट वाले भी देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, तो प्रॉपरली पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द एक्यूज्ड नॉट हाइडिंग इम्पॉर्टेंट एविडेंस, द एक्यूज्ड वॉज नॉट हाइडिंग इम्पॉर्टेंट एविडेंस, द एक्यूज्ड वॉज हाइडिंग इम्पॉर्टेंट एविडेंस। नेक्स्ट इज द एक्यूज्ड नॉट हाइडिंग वॉज इम्पॉर्टेंट एविडेंस। नॉट कहाँ पर लगेगा, बेसिकली ये जो 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो नॉट है वो अलग अलग जगह पर लगाया गया है, तो आपको ये पहचानना है कि नॉट की प्रॉपर प्लेस क्या होगी। सो द एक्यूज्ड वॉज
नॉट हाइडिंग इम्पॉर्टेंट एविडेंस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, fill the blanks with most appropriate option. Tigers won't attack because they are hungry. Tigers won't attack if they are hungry. Tigers won't attack unless they are hungry. Tigers won't attack although they are hungry. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड, दैट इज टाइगर्स वॉन्ट अटैक अनलेस दे आर हंग्री। नेक्स्ट, ट्रस्ट इन गॉड बट डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड और डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड येट डू द राइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एंड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है वो फिल करनी है। लुक दैट मैन इज अ फोटो ऑफ यू, इज टेक्स अ फोटो विद यू, इज के साथ टेक्स आएगा, या फिर इज विल टेक, इज और विल दोनों इस तरह से आएंगे, या फिर इज टुक, इज के साथ टुक आएगा, या फिर इज टेकिंग अ फोटो ऑफ यू। सो करेक्ट आंसर इज लुक दैट मैन इज टेकिंग अ फोटो ऑफ यू। इसके लिए देखिए आपको जो टेंस है वो प्रॉपरली पता होने चाहिए। टेंस में क्या होता है, इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है। सो यहाँ पर इज लिखा है और इज के आगे क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इज टेकिंग। नेक्स्ट इज someone has my books, someone has stolen my books, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। इन सभी सेंटेंस के लिए देखिए बेसिकली आपको टेंस जो है वो प्रॉपरली आने चाहिए। नेक्स्ट इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट अब आपके हिंदी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें से निषेधवाचक वाक्य क्या है? निषेधवाचक बेसिकली जहाँ पर कुछ नेगेटिव बात है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन किया, तुलसीदास ने रामायण का प्रणयन किया, तुलसीदास ने रामचरितमानस का पारायण किया, तुलसीदास ने रामचरितमानस का संयोजन किया। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुलसीदास ने रामचरितमानस का प्रणयन किया। नेक्स्ट, उंगलियों पर नचाना। देखिए मुहावरे जो हैं वो जो आपने बेसिक अपना हिंदी पढ़ी है उससे आपका हो जाने चाहिए सही। तो उंगलियों पर नचाना इज आपको क्या करना है, इसका अर्थ पता होना चाहिए और वो अर्थ जो है, जो इसका मीनिंग है, वो किस सेंटेंस में प्रॉपरली यूज़ किया गया है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर शीला अपने पति की उंगलियों पर नाचती है, शीला अपने पति की इच्छा के अनुसार काम करती है। नेक्स्ट इज शीला अपने पति से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाती है, या शीला का पति अपनी इच्छा से सारे काम करता है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट, मुट्ठी गरम करना, इसका करेक्ट आंसर होगा रिश्वत देना, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, किस युग में विलोमता नहीं है, मतलब जो ये युग मतलब बेसिकली जो पेयर यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, उसमें आपको बताना है कि कौन से 2 वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं हैं। अभिज्ञ अनभिज्ञ विलोम शब्द हैं, वियोग संयोग। नेक्स्ट, ग्राह्य त्याज्य। नेक्स्ट, हर्ष विस्मय। देखिए हर्ष मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, लेकिन विस्मय की जगह पर कुछ ऐसा होना चाहिए था जो दुख को सिग्निफाई करता हो, लेकिन यहाँ पर विस्मय यूज़ किया गया है। विस्मय इज बेसिकली जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हों, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि विलोमता नहीं है, तो हर्ष और विस्मय जो है एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी दोषपूर्ण है, यहाँ पर आपको बताना है कि स्पेलिंग बतानी है कि किसकी स्पेलिंग सही नहीं लिखी गई। तो यहाँ पर संग्रहित, दिस इज रोंग। नेक्स्ट देखिए जो 92 आपका क्वेश्चन नंबर है, दैट इज सत प्लस जन की संधि। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है, और ये जो क्वेश्चन आपका दिस इज रिपीटेड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये ईयर 2014 के पेपर में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसीलिए देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लास्ट टाइम में एकदम से हिंदी इंग्लिश बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, पर अगर एक भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स के पेपर से आ जाता है अगर, तो दैट विल
बी हेल्पफुल, क्योंकि हर एक मार्क जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो सत प्लस जन की जो संधि है वो क्या होगी, सज्जन। नेक्स्ट, जानने की इच्छा रखने वाला, ये भी देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, इसका आंसर होगा जिज्ञासु। नेक्स्ट, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव्य को व्यक्त करने वाली जो लोकोक्ति है वो आपको बताना है कि एक ऐसी, इन चारों ऑप्शंस में से आपको ऐसी लोकोक्ति चुननी है जो कि इसका इस चीज़ को सिग्निफाई करती है कि भीतर से तो शत्रुता है लेकिन बाहर से जो पर्सन है वो बहुत अपने आप को मीठी मीठी बातें कर रहा है। तो यहाँ पर होगा आम में आम गुठली के दाम, ये सही है, या फिर मुंह में राम बगल में छुरी, दोनों हाथों में लड्डू, दूर के ढोल सुहावने। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, दैट इज मुंह में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट, जिन ढूंढो सिर पाइयाँ गहरे पानी पैठ, ये भी देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किया था इन ईयर 2015 का जो हमने क्वेश्चन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो जिन ढूंढो सिर पाइयाँ गहरे पानी पैठ, इसका मीनिंग है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है तो उसे कुछ ना कुछ उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है उत प्लस हार की संधि है, उत प्लस हार, इसका आपको बताना है कि इसकी संधि क्या होगी। तो उत प्लस हार का बेसिकली जो संधि जब हम करेंगे तो इसका होगा करेक्ट आंसर उद्धार। नेक्स्ट, कामचोर में समास है, देखिए समास और ये थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट, निम्नांकित में से पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। एक तो देखिए क्वेश्चन में नहीं है, नॉट ट्रू, अनट्रू, इस तरह से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। यहाँ पर पूछा जा रहा है पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है इज 4, दैट इज अबला जो है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। सृजन शब्द का विलोम, यहाँ पर आपको बताना विलोम शब्द, सृजन का विलोम होगा संहार करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, यहाँ पर आपको स्पेलिंग करेक्ट बतानी है, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग करेक्ट है दैट इज कवियत्री, कवियत्री की स्पेलिंग ये फर्स्ट वाली जो लिखी है ये करेक्ट स्पेलिंग होगी। सो हमने ये टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए। दिस वाज क्वेश्चन पेपर 2016 का सीरीज डी का ये क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो किसी भी मैनर में हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू हिट द लाइक बटन एंड डू सपोर्ट अस, सब्सक्राइब आवर चैनल इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशंस, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके लिए आप क्या करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, जहाँ पर आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF मिलेगी एज वेल एज जो आंसर की है इसकी उसकी PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस वेरियस हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की लास्ट टाइम में आप किस तरह से हिंदी और इंग्लिश को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ, सो डू राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे। सो सपोर्ट अस एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।